सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12th राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण पाठ देखने जा रहे हैं। आज का हमारा पाठ रहेगा शीत युद्ध का दौर। कक्षा 12th विषय राजनीति विज्ञान और आज का हमारा टॉपिक रहेगा शीत युद्ध का दौर। तो देखिए विद्यार्थी, शीत युद्ध क्या था? शीत युद्ध क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दो महाशक्तियां उभरी। कौन कौन सी? एक तो थी संयुक्त राज्य अमेरिका व दूसरी थी सोवियत संघ रूस। इसके परिणाम स्वरूप पूर्व और पश्चिम यानी साम्यवाद व पूंजीवाद के बीच वैचारिक मतभेद होने से दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव बढ़ा, जिसे शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो एक बार फिर दोबारा देख लें, शीत युद्ध क्या था? यानी द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दो महाशक्तियां उभरी, संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी थी सोवियत संघ रूस। इसके परिणाम स्वरूप पूर्व और पश्चिम यानी साम्यवाद व पूंजीवाद के बीच वैचारिक मतभेद होने से दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव बढ़ा, जिसे शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो हाँ विद्यार्थियों, आज हम शीत युद्ध का दौर पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, नाटो NATO का पूरा नाम लिखो। तो नाटो का पूरा नाम क्या है? तो देखिए विद्यार्थियों, NATO नाटो, तो इसका हो जाएगा N का नॉर्थ, A एटलांटिक, T ट्रीटी, O ऑर्गेनाइजेशन यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। NATO नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसके प्रमुख देश कौन कौन से थे? नाटो के सदस्य देश कौन से थे? संयुक्त राज्य अमेरिका मुख्य रूप से इसकी अगुवाई कर रहा था। इसके अलावा ब्रिटेन, फ्रांस व इटली इसके सहयोगी देश थे। तो नाटो का पूरा नाम क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी अगुवाई कौन सा देश कर रहा था? इसकी अगुवाई संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। और इसके सहयोगी देश कौन कौन से थे? ब्रिटेन, फ्रांस, इटली इसके मुख्य रूप से सहयोगी देश थे। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। उस समय 12 देश इसके सदस्य थे। कितने देश उस समय जब इसकी स्थापना हुई थी? इसके कितने देश सदस्य थे? 12 देश इसके सदस्य थे। अमेरिकी नेतृत्व वाला पश्चिमी गठबंधन था। यह अमेरिका के नेतृत्व वाला पश्चिमी गठबंधन था और इसकी विचारधारा पूंजीवादी विचारधारा थी। तो नाटो संगठन था, यह पश्चिमी गठबंधन था और इसकी विचारधारा कौन सी थी? इसकी विचारधारा थी पूंजीवादी विचारधारा। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं दूसरा, वार्सा पूर्वी गठबंधन। यानी यहां पर हमने कौन सा देखा? पश्चिमी गठबंधन कौन सा था? नाटो था। दोबारा देखना, पश्चिमी गठबंधन कौन सा था? नाटो पश्चिमी गठबंधन था, जिसकी अगुवाई संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। वार्सा पूर्वी गठबंधन था, जो जिसकी अगुवाई रूस कर रहा था। तो कह रहा है कि वार्सा पूर्वी गठबंधन सैनिक संगठन का गठन कब व किसके नेतृत्व में किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1955 में रूस के नेतृत्व में वार्सा जो गठबंधन था, पूर्वी गठबंधन था सैनिक संगठन, उसका गठन कब किया गया था? 1955 में किया गया था। कब किया गया था? 1955 में किया गया था। तो पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व कौन सा देश कर रहा था? पूर्वी नेतृत्व का गठबंधन का नेतृत्व सोवियत संघ रूस कर रहा था। सोवियत संघ
रूस इसका नेतृत्व कर रहा था। तो वार्सा का नेतृत्व सोवियत संघ रूस कर रहा था और नाटो का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। सदस्य देश कौन कौन से थे? सोवियत संघ रूस था इसका अगुवाई वाला मुख्य देश था। इसके अलावा इसके सहयोगी देश थे पोलैंड, पूर्वी जर्मनी और हंगरी। तो वार्सा के सदस्य देश कौन कौन से थे? सोवियत संघ रूस इसका मुख्य या अगुवा था। इसके अलावा पोलैंड, पूर्वी जर्मनी और हंगरी इसके सदस्य देश थे। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही वार्सा को समाप्त कर दिया गया। तो 1955 में रूस के नेतृत्व में इसका गठन किया गया था और 1991 में जैसे ही सोवियत संघ रूस का विखंडन हुआ, यह वार्सा गठबंधन समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, सेंटो केंद्रीय संधि संगठन, सेंटो केंद्रीय संधि संगठन की स्थापना कब व किसके नेतृत्व में की गई? सेंटो का मतलब केंद्रीय संधि संगठन की स्थापना कब व किसके नेतृत्व में की गई? तो सेंटो की स्थापना 1955 में अमेरिका के नेतृत्व में की गई। तो यहां पर देखिए नाटो और सेंटो दोबारा देखना, सेंटो ये इसका है मतलब क्या है? केंद्रीय संधि संगठन। तो इसकी स्थापना किसके नेतृत्व में की गई? 1955 में अमेरिका के नेतृत्व में सेंटो की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, गुट निरपेक्षता का मूल अभिप्राय क्या है? हम प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न है गुट निरपेक्षता। तो शीत युद्ध का जब दौर चल रहा था तो उसमें दो गठबंधन मुख्य रूप से आमने सामने थे। एक तो नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था, दूसरे का नेतृत्व सोवियत संघ रूस कर रहा था। तो उस समय एक तीसरी नेतृत्व शक्ति उभरी जिसका उद्देश्य था गुट निरपेक्षता, यानी दोनों गुट अमेरिका और रूस दोनों गुटों से अलग अपने को बनाए रखना ही गुट निरपेक्षता का मूल अभिप्राय था। तो प्रश्न क्या है कि गुट निरपेक्षता का मूल अभिप्राय क्या है? तो गुट निरपेक्षता का मूल अभिप्राय है कि शक्ति गुटों अमेरिका और रूस शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता से रहना ही गुट निरपेक्षता है। तो गुट निरपेक्षता का मूल अभिप्राय है कि शक्ति गुटों के प्रति तटस्थ भाव रखना ही गुट निरपेक्षता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने गुट निरपेक्षता के बारे में देखा, इसके अलावा शीत युद्ध के बारे में देखा। अब देखने जा रहे हैं आगे के प्रश्नोत्तर। हमारा आज का अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्षता के संस्थापक कौन थे? तो आपको बताना है कि गुट निरपेक्षता के संस्थापक कौन कौन थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, गुट निरपेक्षता के संस्थापक भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के जोसेफ टिटो, मिस्र के अब्दुल नासिर। इन तीनों ने 1956 में एक सफल बैठक की। इंडोनेशिया के सुकर्णो व घाना के वामे एनक्रुमा ने इनका जोरदार समर्थन किया। ये 5 नेता गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए। तो गुट निरपेक्षता के संस्थापक कौन थे? गुट निरपेक्षता मतलब है कि किसी भी शक्ति गुट में शामिल न होना, किसी भी शक्ति गुट में शामिल न होना ही गुट निरपेक्षता है। तो गुट निरपेक्षता के संस्थापक कौन कौन से थे? भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के जोसेफ टिटो, मिस्र के अब्दुल नासिर। इन तीनों ने मिलकर 1956 में एक सफल बैठक की और इंडोनेशिया के सुकर्णो व घाना के वामे एनक्रुमा ने इनका जोरदार समर्थन किया। इसलिए ये 5 नेता ही गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए। अब देखते हैं विद्यार्थियों आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मित्र राष्ट्रों की अगुवाई कौन कौन से देश कर रहे थे? कौन से देश? मित्र राष्ट्र थे, उनकी अगुवाई कौन कौन से देश कर रहे थे? तो मित्र राष्ट्रों की तरफ से संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस मित्र राष्ट्रों की अगुवाई कर रहे थे। तो मित्र राष्ट्रों की अगुवाई संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस से कर रहे थे। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, धुरी राष्ट्रों की अगुवाई
कौन कौन देश कर रहे थे। तो उसमें दो भागों में बंटा हुआ था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। तो आपको बताना है कि धुरी राष्ट्रों की अगुवाई कौन कौन से देश कर रहे थे। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों की तरफ से जर्मनी, इटली और जापान धुरी राष्ट्रों की अगुवाई कर रहे थे। तो धुरी राष्ट्रों की अगुवाई कौन कौन से देश कर रहे थे? जर्मनी, इटली और जापान धुरी राष्ट्रों की अगुवाई कर रहे थे। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की पाठ के अगले प्रश्नोत्तर। अगला प्रश्न है, क्यूबा मिसाइल संकट 1962 के समय अमेरिका, क्यूबा व रूस के राष्ट्रपति कौन कौन थे? क्यूबा मिसाइल संकट कब उत्पन्न हुआ था? 1962 में। क्यूबा मिसाइल संकट कब उत्पन्न हुआ था? 1962 में। उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? इसके अलावा क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे? इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए विद्यार्थियों, उस समय अमेरिका में जॉन एफ कैनेडी राष्ट्रपति थे, क्यूबा में फिदेल कास्त्रो राष्ट्रपति थे, वह रूस में निकिता खुश्चेव राष्ट्रपति थे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी, अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो और रूस के राष्ट्रपति थे निकिता खुश्चेव। अब देखते हैं विद्यार्थियों, क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जाता है। तो शीत युद्ध का चरम बिंदु किसको माना जाता है? क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जाता है। क्यूबा मिसाइल संकट कब उत्पन्न हुआ था? क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में उत्पन्न हुआ था, जिसे शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से शीत युद्ध का प्रारंभ माना जाता है। शीत युद्ध का प्रारंभ किस से माना जाता है? द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से ही शीत युद्ध का प्रारंभ माना जाता है। इसके बाद दो महाशक्तियों का उदय हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दो महाशक्तियां उभरी। एक महाशक्ति थी संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी महाशक्ति थी सोवियत संघ रूस। और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति को ही शीत युद्ध का प्रारंभ बिंदु माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब लड़ा गया था? 1914 से 1918 तक। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक लड़ा गया था। तो 1945 में जैसे द्वितीय विश्व समाप्त हुआ, वैसे ही शीत युद्ध की द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति और शीत युद्ध का प्रारंभ 1945 माना जाता है। कोरिया संकट 1950 से 1953 तक चला था। कब तक है? 1950 से 1953 तक ये शीत युद्ध के दौरान घटनाएं थी। अब देखते हैं विद्यार्थियों अगला प्रश्न, अमेरिका द्वारा 1945 में जापान के दो शहरों पर गिराए गए बमों के क्या नाम थे? तो अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी, अमेरिका ने जापान के दो शहरों पर बम गिराए थे। उन दो शहरों के नाम क्या थे? हिरोशिमा और नागासाकी। 1945 में बम गिराए थे। आपको बताना है कि उन दोनों बमों के नाम क्या थे। तो एक बम था, वो था लिटिल बॉय। एक बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। और दूसरे बम का नाम क्या था? फैट मैन। तो अमेरिका द्वारा 1945 में जापान के दो शहरों पर गिराए गए बमों के क्या नाम थे? लिटिल बॉय और फैट मैन। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, पूर्वी गठबंधन सीटों SEATO का विस्तृत रूप लिखिए। तो पूर्वी गठबंधन सीटों SEATO का विस्तृत रूप क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एस साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? पूर्वी गठबंधन सीटों का विस्तृत रूप हो जाएगा साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी
ऑर्गेनाइजेशन, यानी दक्षिणी पूर्व एशियाई संधि संगठन, दक्षिणी पूर्वी एशियाई संधि संगठन सीटो, सीटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन हो जाएगा सीटो का विस्तृत रूप। सोवियत संघ की विचारधारा साम्यवादी थी। तो देखिए यहां पर यह सोवियत संघ का एक गठबंधन था, तो आपको बताना कि सोवियत संघ की विचारधारा कौन सी थी? साम्यवादी थी। तो अमेरिका की विचारधारा कौन सी थी? पूंजीवादी थी। अमेरिका की विचारधारा कौन सी थी? पूंजीवादी थी। तो इस प्रकार से सोवियत संघ की विचारधारा कौन सी थी? साम्यवादी थी। और अमेरिका की विचारधारा कौन सी थी? अमेरिका की विचारधारा पूंजीवादी थी। अब देखते हैं विद्यार्थियों आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मार्शल योजना से आप क्या समझते हैं? मार्शल योजना, कौन सी योजना? मार्शल योजना से आप क्या समझते हैं? तो देखिए विद्यार्थियों, अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन हेतु जो जबरदस्त सहायता की, यह मार्शल योजना के नाम से जानी जाती है। अमेरिका ने क्या किया? यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए, अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को ऊंचा उठाने के लिए जबरदस्त सहायता की और इसी योजना को मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? आपको बताना है कि बर्लिन की दीवार थी वो कब गिराई गई। तो देखिए विद्यार्थियों, 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया। तो बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया? 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया। देखिए विद्यार्थियों, पूर्वी बर्लिन व पश्चिमी बर्लिन के मध्य 1961 में यह दीवार खड़ी की गई थी। तो पूर्वी बर्लिन व पश्चिमी बर्लिन के मध्य इस दीवार को कब खड़ा किया गया था? 1961 में इस दीवार को खड़ा किया गया था। इस दीवार को गिराया कब गया? 1989 में पूर्वी बर्लिन व पश्चिमी बर्लिन के बीच की दीवार को गिरा दिया गया 1989 में। खड़ा कब किया गया था? 1961 में। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? किसका? जर्मनी का। तो जर्मनी का एकीकरण हुआ 1990 में। तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण 1990 में हुआ। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब व कहां हुआ? पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब व कहां हुआ? तो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन सन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। 1961 में पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहां हुआ? बेलग्रेड में हुआ। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहां हुआ? बेलग्रेड में हुआ। कब हुआ? 1961 में हुआ। इसमें 25 देश शामिल हुए। कितने देश शामिल हुए? उस समय पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जब 1961 में बेलग्रेड में हुआ था, उसमें इसके सदस्य देश कितने शामिल हुए थे? इसमें 25 देश शामिल हुए थे। 2019 में अजरबैजान में हुए 18वें गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में 120 देश सदस्य के रूप में शामिल हुए एवं 17 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए। 2019 में, कब? 2019 में अजरबैजान में हुए 18वें गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में 120 देश सदस्य के रूप में और 17 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए। तो इस प्रकार से जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है या गुटनिरपेक्ष सम्मेलन है वो 2019 में कहां करवाया गया? 2019 में अजरबैजान में करवाया गया। कौन सा सम्मेलन था? यह 18वां सम्मेलन था। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, गुटनिरपेक्ष पलायन की नीति नहीं है, यह विचार किसका है? कुछ लोगों ने कहा था कि गुटनिरपेक्षता एक पलायन की नीति है, यानी जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था तो
आधे राष्ट्र पूर्वी गठबंधन के साथ शामिल हो गए और आधे पश्चिमी के साथ। लेकिन हमने जो गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया, तो कुछ लोगों ने कहा कि गुट निरपेक्ष पलायन की नीति है, यानी एक भागने की नीति है, डरपोक नीति है। तब यह विचार कहा था गुट निरपेक्ष पलायन की नीति नहीं है। तो यह विचार किसका है? यह विचार पंडित जवाहरलाल नेहरू का है कि गुट निरपेक्षता पलायन की नीति नहीं है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, एनपीटी व एलबीटी का पूरा नाम क्या है? एनपीटी व एलटीबीटी, यानी इनका आपको पूरा नाम बताना है। तो देखिए विद्यार्थियों, परमाणु अप्रसार संधि कब हुई थी? 1968 में हुई थी। परमाणु अप्रसार संधि कब हुई थी? 1968 में परमाणु अप्रसार संधि हुई थी। अब देखते हैं, एनपीटी का पूरा नाम हो गया नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। एन का मतलब नॉन, टी प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसी प्रकार से एलटीबीटी, तो इसका पूरा नाम हो गया लिमिटेड टेस्ट बेड ट्रीटी। लिमिटेड एल, लिमिटेड टी, टेस्ट बी, बेड टी, ट्रीटी। तो इसका नाम हो गया, ये परमाणु अप्रसार संधि थी। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, तीसरी दुनिया का क्या मतलब है? हम कहते हैं ना कि भाई चर्चा करते करते ये तीसरी दुनिया के देश कहलाते हैं, तो आपको बताना कि तीसरी दुनिया का मतलब है क्या। तो देखिए, विकासशील व अल्प विकसित देशों का समूह है, तीसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है। विकासशील व अल्प विकसित देशों का समूह है, जिसमें विकासशील भी शामिल हो जाएंगे और अल्प विकसित देश भी शामिल हो जाएंगे। उनका समूह वो क्या कहलाता है? तीसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है। तो तीसरी दुनिया के देश से क्या अभिप्राय है? विकासशील व अल्प विकसित देशों के समूह को तीसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, बगदाद समझौता किस नाम से जाना जाता है? कौन सा समझौता? बगदाद समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो बगदाद समझौता सेंटो के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने राजनीति विज्ञान कक्षा 12 राजनीति विज्ञान कक्षा 12 का पहला पाठ शीत युद्ध का दौर के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखे। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से प्रश्नोत्तर देखते रहेंगे। आप भी अपने YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने धन्यवाद।